साजिदा अमीन। मेरे साथ आज फिर से मैंने आज दावत दी है जी, जो कि हमें आजकल ज़रूरत है अपने पाकिस्तान की बका के लिए। ऐसे स्पेशलिस्ट और उनका एक्सपीरियंस भी है इसमें। डिफेंस एनालिस्ट हैं, कॉलम राइटर हैं, वो मिलिट्री से रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली हैं और इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है जी इन डिफेंस एंड जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, और इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है इसमें। और ये जो है डिफेंस में ISI पंजाब में भी काम किया है इन्होंने, एंड हैज़ कमांडेड मिलिट्री इंटेलिजेंस सेटअप इन पंजाब एंड आल्सो इन कश्मीर। सो मुझे इनसे बेहतर कोई शख्स नहीं लगा कि आजकल की जो हमारी because Pakistan is at very important geographical position as well, and we need such analysts to talk about it in the current situation in Pakistan and globally as well. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हाल, हाउ यू, हाउ इज रमजान आउटसाइड पाकिस्तान? It's not that way that is in Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान में ही सारा बचपन गुजरा और जवानी भी, और हम तो बहुत याद करते हैं। बच्चे पूछते हैं आप अपनी ईदें बताएं, अपने रोजे बताएं। मैंने कहा बस एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ यू आर लकी, एटलीस्ट वहाँ पे ऐसी क्लियरेंस सेल तो लगती है जो जिसके जरिए आप फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है, पाकिस्तान में हमारे बिजनेसमैन और हमारे बाकी लोग कहते हैं कि असि साढ़े को एक ही महीना है कमांड का। तो वो जो चीजें यहाँ पे रमजान से पहले जो चीज 100 रुपए की होती है, वो हमारे बिजनेसमैन जो है वो 600 रुपए की कर देते हैं। फिर यहाँ से पैसा कमाते हैं और उसके बाद उम्रे पे चले जाते हैं। देख लें आप। और असल में ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आई वुड से इंटरनेशनली फॉलो की जा रही हैं, वो असल में हमारा दीन इस्लाम सिखाता है। जी, और हमारे दोस्त वहाँ से भेजते हैं ना, बहुत। मेरे एक दोस्त हैं वो ऑटवा, तो उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी स्टोर्स की जहाँ पे क्लियरेंस सेल लगी हुई है इन व्यू, और उन्होंने लिखा हुआ है क्लियरेंस सेल इन व्यू ऑफ रमजान। आई थिंक दे आर बेटर देन अस। जी जी हमारे तो यहाँ पे बिल्कुल। लूट मार है कि आप इमेजिन कर सकती पाकिस्तान में कितनी लूट मार रमजान के अंदर होती है। और ये देखें, यही इसी चीज़ को तो, इसी चीज़ के लिए तो हम यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आवाज़ उठाते हैं। हम पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, बस हमें ऐसे लोगों को सामने लाना है, या हमारी जो कौम है उसमें चेंज आनी बहुत ज़रूरी है एट दिस लेवल, मेंटल लेवल। You have outstanding leadership, no? जी, The leadership which care for the common मैन ऑफ पाकिस्तान। चले आता हमारे पर भी कभी शायद जी, मगर आप जैसे लोग हैं जी वहाँ पर, जो कि कंट्री में रह के कोशिश कर रहे हैं और सिखा रहे हैं सबको। हमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप लोगों पर काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं आपसे सर आज पहला क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान की आजकल जो हालात हैं, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री है और मुस्लिम भी है, जो कुछ उनके साथ चल रहा है, हम उसके बारे में वरीड हैं कि सर व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन एंड वेयर इट विल एंड, एंड हाउ पाकिस्तान विल स्ट्रेटेजिकली मैनेज दिस एट द डिफेंस प्लेटफॉर्म और बॉर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया साहिदा। पाकिस्तान में से जो हालात चल रहे हैं, दो तीन तरीक़ेकार से। अब मेरा ख्याल वैसे तो आप सुनती रही होंगी कि हमेशा हमारे यही कहता जा रहा है, कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़े नाजुक मोड़ पे खड़ा है। लेकिन इस वक्त आप यकीन कीजिए कि मैं आई विल नॉट मिस माय वर्ड्स। इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन इन पाकिस्तान और जो इलेक्शन के अंदर जो पाकिस्तान ने हुआ है और इसके अंदर जो सवालात उठे हैं और उसके नतीजे में जो लीडरशिप सामने आई है, वो एक बहुत ही मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही सोच का मुकाम है, बहुत ही फिक्र का मुकाम है। बिकॉज इस वक्त जो पर्टिकुलर लीडरशिप है वो पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकती। पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करूँ, दे आर इनकेपेबल। उससे बात है वहाँ पे सवाल हुए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये सवाल है और बहुत सारे केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगे हुए हैं कि ये लोग अपनी स्टीम पे जीत के नहीं आए। इवन नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन हार गया था 11 बजे कोई 40,000 वोटों
तो एक तो आप ये यकीन कीजिए कि जब इस किस्म की लीडरशिप सामने आती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ी डाउटफुल होती है और वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं होती, बिकॉज उनकी सोच ऐसी नहीं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत ही, हमें अल्लाह मियाँ माफ़ करे, हम बहुत क्रिटिकल माशी कंडीशन में खड़े हुए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन में हैं। वी आर आफ्टर IMF अगेन फॉर $1.8 बिलियन, और कहते हैं जी $6 to 8 बिलियन आएंगे। और इस वक्त पाकिस्तान का जो हमने 22 IMF लोन लिए हैं, 1958 में हमने पहला लोन लिया था, तो इस वक्त हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो कोई 81.194 ट्रिलियन की लाइबिलिटीज थी बाई ये एंड दिसंबर 2003 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और ये जो 19 अपना जो हमारा 18 जो मैंने आपसे बताया, जो पब्लिक डेट है हमारा 18.5 ट्रिलियन का जो पब्लिक डेट था वो 15 महीनों में इंक्रीज हुआ है जो PDM की गवर्नमेंट थी। तो PDM की 15 गवर्नमेंट में 18.5 ट्रिलियन डेट जो है वो बढ़ा है। केयर टेकर गवर्नमेंट आई, एक और 3.99 ट्रिलियन का डेट और ऐड कर दिया पाकिस्तान की टोटल पोजीशन में। अब ये हमारा इस वक्त इकोनॉमी का सूरत हाल है। 34% इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुआ था, और अभी इस रमजान के महीने में जो कुछ हुआ है और आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन का रेट है, उस इन्फ्लेशन से पाकिस्तान के कॉमन आदमी की जिंदगी पे जो इफेक्ट आ रहा है वो आप अनइमेजिनेबल है। मतलब आप सोच नहीं सकती कि लोग बेचारे, मैंने कभी अपनी जिंदगी में, मेरी भी 70 साल उम्र हो गई है, तो आप यकीन कीजिए कि मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 साल पहले तक, 1 साल पहले की बात करूँ, मैंने इतने फकीर और इतने मांगने वाले और इतने ज़कात मांगने वाले सड़कों पे नहीं देखे थे जितने आज मुझे नजर आते हैं। आज बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज होती हैं, वो अपनी फैमिलीज को लेकर सड़क के ऊपर बैठे हुए होते हैं, बच्चियों को लेकर। ये इससे पहले नहीं होता था। तो ये सिर्फ एक माशियात की वजह से हो रहा है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि रमज़ान तो पीस का महीना होता है, अमन का महीना होता है, और वो आपके मुल्क में जैसे सेल्स लग जाती हैं, और अंग्रेज मतलब है जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमानों को फैसिलिटेट करते हैं, हुकूमतें फैसिलिटेट करती हैं। यहाँ पे उल्टा रवाज है। अगर आप एक दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपको ये कहेगा एक ही महीना जी एक महीना हम कमाते हैं, तो तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ये तमाम जो मुश्किलात है, इस हमारे अन इस्लामिक रवैये की वजह से और हमारी हिपोक्रेसी और मक्कारी की वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये तमाम मुश्किलात आई हैं कि जब आप इस तरीके से पैसा कमाएंगे तो वो आप रिलीजन तो उसकी इजाज़त नहीं देता। तो इसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत प्रिकेरियस है। एंड वी आर आस्किंग फॉर द लोन। अभी IMF का वफ्द आया हुआ था, वो दे के गया है, और उसके नतीजे में उन्होंने अब पाकिस्तान के अंदर एक इन्फ्लेशन के तौर पे भी आने वाले दिनों में जो आपकी जो टैक्सेस बढ़ने हैं, और वो कहते हैं सैलरी क्लास पे टैक्स का जो है वो स्ट्रक्चर कम करना है, आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी है, पेट्रोल पर लेवी आगे आगे 60 रुपीज़ जा रही है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप गैस की कीमतें बढ़ाएं। 1111% गैस की कीमतें बढ़ चुकी है। पहले अब गैस जिसका है 500 रुपए का बिल आता था, उसका अभी 10,000 का बिल आता है, और गवर्नमेंट को कोई कंसर्न नहीं है इन चीजों से। ये हमारी इंटरनल कंडीशन, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन चली हुई है, इसलिए कि पार्टीज जो हैं, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने वो ओहदे ले लिए जहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, जहाँ वो चीज़ों को मनूवर कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, जैसे अगर गवर्नर होंगे। हालांकि PDM की हुकूमत में पीपल्स पार्टी उतनी चोरी में शामिल थी जितनी नून लीग चोरी में शामिल है, क्योंकि सबकी मिलजुल की हुकूमत थी। तो दूसरी साइड पे आपने देखा जमात जमात फजल रहमान जो है वो इलेक्शन को मान नहीं रहा है, उसने प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ है। PTI है, उसने प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ है। तो ये जो चीजें आने वाले दिनों में रमजान के बाद ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती हुई नजर आती है, और जब आपको पता है कन्फ्रंटेशन बढ़ती है तो डिलीवरेंस नहीं होती। और IMF ने जो कुछ करना है वो मैंने आपसे, आज रात भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी यहाँ पर। अब ये तो सिचुएशन, इस सिचुएशन के ऊपर जो आपने अर्ज किया, जो आपका कोर क्वेश्चन था, आपका कोर क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू अफगानिस्तान। इस तमाम सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी का मैनस है, और इसमें आपने देखा कि पहले का अपना कल हमारे
वो अपना पिछले हफ्ते एक बहुत सीरियस हमला हुआ जिसमें हमारे एक बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर था कल काशिफ, और उनके साथ एक कैप्टन अब्दुल्ला थे और फिर कुछ जवान थे। वो चेक पोस्ट व्हीकल लेडन हमला हुआ, वो शहीद हो गए। जी फिर गवादर में हमला हुए दो, उसके ऊपर खैर वो रिटेलिएट कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, मैं कहूँगा बड़ी बहादुरी से वो लड़े, उन्होंने उनको आर्डर। फिर आपका पास वो अपना तुरबत में हमला हुआ नेवल बेस के ऊपर, वो भी रिटेलिएट हो गया, उसके अंदर भी कुछ दहशतगर्द मारे गए। अब ये जितनी दहशतगर्दी की, और आपने देखा साथ एक बहुत ही ट्रेजिक और बहुत ही तकलीफ दह लम्हा पाकिस्तान के लिए है जब 5 चाइनीज इंजीनियर जो हैं वो हाँ जी उनको टारगेट किया गया है दासू के अंदर। और ये दासू के नजदीक ये पहली दफा नहीं टारगेट किया, जुलाई 2021 में भी यहाँ पे 9 चाइनीज इंजीनियर थे जिनको मार दिया गया था इसी किस्म के अटैक में। अब ये जो तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं, इसमें मैं सबूत के साथ कहता रहा हूँ कि इन तमाम चीजों के अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व, यानी अच्छा तालिबान की जो हुकूमत है और जो उनके मिनिस्टर्स हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, क्योंकि और हक्कानी का और जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान के जो लीडर जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तालिबान के दहशतगर्द गुल बहादुर, ये गुल बहादुर वो है जो पहले वजीरिस्तान के अंदर हुआ करता था और उस वक्त भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ा था। और वजीरिस्तान के अंदर होते हुए इसने एक शूरा मुजाहिदीन बनाई थी जिसके ज़रिए ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किया करते थे। फिर ये यहाँ से भाग के अफगानिस्तान चला गया, और जब पाकिस्तान के अंदर आपको याद है दरब हज़्ब हुआ तो जो नॉर्थ एंड साउथ वजिस्तान में हुआ था, उससे पहले बाजौड़ में हुआ थे, तो ये तमाम के तमाम दहशतगर्द भाग के अफगानिस्तान चले गए थे और इनके 2 जगह पे इनके बेस बन गए थे, एक नूरिस्तान में था और एक पाकिया में था। अब इसके साथ साथ एक तो ये दहशतगर्द है, दूसरे हैं जो बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी। और आपको पता है कि इन जो ये जो दहशतगर्द ग्रुप है इनकी एक ज़माने में सेल्फ एक इसराइल के अंदर एक डॉक्टर आज़ाद था, उसने एक हुकूमत भी बना ली थी, क्योंकि इसको इन तमाम तंजीमों को CIA की सपोर्ट हासिल है। दे आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय मोसाद एंड CIA, अच्छा मोसाद CIA और रॉ डायरेक्टली, क्योंकि अमेरिका हैड बीन वर्किंग कि जी किसी तरह गवादर के ऊपर उनके जो है, और वो एक दफ़ा आए भी थे मुशर्रफ के ज़माने में, उनका विजिट भी आया था, तो उसके अंदर वो ये इन्वॉल्व है। और अभी इन्होंने तमाम ग्रुपों ने BLA BRA BNN ने मिल के एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना लिया है, एक सेंट्रल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। तो ये इसके जो इनके जो लीडर हैं, बरमयार मरी हो गया, बरमदाद बुख्ती हो गया, जावेद मैंगल हो गया, डॉक्टर अल्लाह नजर हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर हैं एंड दे आर ऑन द पे रोल ऑफ CIA एंड द रॉ। यानी ये स्विट्जरलैंड भी जाते हैं, ये इंग्लैंड भी जाते हैं, डिजाइनर सूट पहन के फिरते हैं। अब अगर आप यहाँ से भाग के गए हैं तो यहाँ से तो आप पैसा लेके नहीं गए, हु इज फाइनेंसिंग इनके अफगानिस्तान के एग्जैक्टली अंदर इनके पासपोर्ट पड़े हुए हैं, NDS इनकी मदद किया करती थी। और ये भी याद रखिएगा कि जितने ये लोग हैं, अगर आप हरबयार मरी की बात करें, आप बरमदाद बुख्ती की बात करें, एक मतलब आप टिपिकल एग्जांपल आपको बुख्ती कबाइल जो हैं, बुख्ती और डेरा बुख्ती में जो बुख्ती कबाइल है उसके सब कोई 9 जो है सब ट्राइब्स हैं, यानी अलग अलग ट्राइब्स हैं बुख्ती के अंदर। ये बरमदाद बुख्ती का जो ट्राइब है ये 0.1% ऑफ द डेरा बुख्ती आप इसको रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ बलोचिस्तान। इसलिए जावेद मैंगल जो है दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पीपल, क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर बलोची भी हैं, बलोचिस्तान के अंदर बरोही भी हैं, बलूचिस्तान के अंदर पठान भी है, और वो डिमार्केटेड एरियाज है जहाँ पे वो तो जो ये क्लेम करता है ना इनमें से कोई भी, ये जी दे आर नॉट, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन के तौर पे पहचाना जाता है। ये इंडियन एजेंसीज ने इनको रिक्रूट किया है, और अच्छा दिल्ली में और राजस्थान में 2 जगह हैं जहाँ पे इनके ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए थे, जहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है और जहाँ इनको फाइनेंस किया जाता है। अब जैसे काबुल में अगर आप जाएं, पुलचरखी से ऊपर जाएं, तो वहाँ पे एक हेडक्वार्टर, एक ऐसा सेफ हाउस बना हुआ है जहाँ पे इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के नुमाइंदे मिलते हैं, और वहाँ अफगान हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव उनको मिलते हैं। और आपको देखा पिछले दिनों में जो चीज़ आया था, अमेरिकन जब निकल के गए थे, उन्होंने जब बेसेस छोड़े थे, तो अमेरिकन के पास जितने हथियार थे, NVGs थे, थर्मल लेजर फाइंडर थे,
हेलमेट्स थे, थर्मल इमेजर्स थे, नाइट विजन गॉगल्स थी, रिपीटर्स थे, M1A3 राइफल्स थी, मशीन गन्स थी, टैंक्स थे, वो तमाम के तमाम वो अपने बेसिस में खुले छोड़ के चले गए थे। अच्छा। अब वो सारे हथियार जो है वो हाथ लगे हैं अफगानिस्तान की लीडरशिप के। अफगानिस्तान की तालिबान की लीडरशिप ने उन पर कब्जा कर लिया। अब वो तालिबान की लीडरशिप जो है वो हथियार सप्लाई कर रही है दहशतगर्द तंजीमों को। ये जो गलीज बहादुर टाइप जो लोग हैं, DLA वाले जो लोग हैं, वो उनको फाइनेंस कर रही है, रॉ डायरेक्ट पैसे दे रही है तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। और इसका यादा जो है वो जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत कुमार डोभाल, वो अपने एक मकाले में और अपने एक लेक्चर में जो रॉ के ऑफिसर को देता वो कर चुका था। उसने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द, ये उसके कोट अजीत कुमार डोभाल एग्जैक्ट वर्ड, उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें लड़ रही हैं वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, उनके बिलीफ से मोटिवेटेड नहीं है, दे आर मर्सिनरीज, और हम उनको पैसे देते रहेंगे और वो पाकिस्तान के अंदर हम लोगों के हम धमाके कराते रहेंगे और पाकिस्तान के लोगों को मारते रहेंगे। ये बदख्शा में एक हेडक्वार्टर बना था जिसमें तो अमेरिकन फोर्सेज इधर थी, तो वहां मुसैद का, रॉ का, CIA का कंबाइंड एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर होता था। बल्कि उसके ऊपर एक दफा तालिबान ने हमला भी किया, ये 5-6 साल पहले की बात है। तो वहां से हिब्रू में कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन निकली और वहां से 6 इजरायली एजेंट्स थे जिनको तालिबान ने मारा था। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो खबर जो है वो दबा दी थी। वो बलख्शा में एक जहाँ से वो लोगों को रिक्रूट करते थे, ट्रेनिंग करते थे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लॉन्च करते। जब APS का वाकया होता है जहाँ पे हमारे बच्चे शहीद हुए थे, तो एक अंगारे नाम का कटआउट था जो अजीत कुमार डोभाल ने जिसको रिक्रूट किया था। और उसके बाद जो उनकी अंदर अंडरग्राउंड तंजीमें हैं, ये छोटा राजन वगैरह, इसके लोग थे जो वहां पे मौजूद थे इंडियन एम्बेसी के अंदर। राजे वो जो अंगारे था, ही वाज इन कम्युनिकेशन विद दी वो दहशतगर्द जो बच्चों को मार रहे थे। और फिर वो जब मिशन मुकम्मल हो गया तो वो अंगारे वहां से जब उसके पीछे पड़े, प्रूफ पेश किया गया, वो वहां से भाग के चला गया था इंडिया। अब अच्छा। ये इस वक्त ये अब जब अफगान तालिबान आए तो इनको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। अफगान तालिबान का पहला नेगोशिएशन राउंड जो वो मरी में हुआ था, उसके बाद दूसरा नेगोशिएशन उरमची में हुआ था, फिर ये दोहा में शिफ्ट हो गया। अब जब दोहा में वो मुज़ाकरात कंप्लीट हुए जिसमें तमाम के तमाम पाकिस्तान की बैकिंग और पाकिस्तान की ब्लेसिंग और पाकिस्तान की एफर्ट शामिल थी, और मुल्ला ब्रदर तक को पाकिस्तान ने रिलीज किया था अपनी जेलों से, तो उसके बाद तालिबान ने कमिट किया था दोहा एग्रीमेंट के अंदर अमेरिकन के सामने और दुनिया के सामने कि हमारी सॉइल जो है इट विल नॉट बी यूज फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। लेकिन आज तक उनकी सॉइल न सिर्फ यूज हो रही है बल्कि वो फाइनेंसिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर। अब ये तमाम तमाम की इसके अंदर सारी प्लानिंग जो है वो अफगानिस्तान में की जाती है। लेकिन हम इससे मुबर्रा नहीं हो सकते ये कह के जी अफगानिस्तान ये कर रहा है तो हम क्या करें। हमारे अंदर यहाँ के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत अनरजिस्टर्ड किस्म के अफगान महाजिर एक तो रह रहे हैं, और जब उन अनरजिस्टर्ड जो क्राइम्स में इन्वॉल्व है, 80% ऑफ दम आर इन्वॉल्व इन क्राइम्स, इन डिफरेंट क्राइम्स। जितने सुसाइड बॉम्बर की जब इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारे के सारे अफगान शहरी निकलते हैं। PF बेस फैसल पे हमला हुआ था, उसके अंदर जो जिनको मारा गया था, बॉडीज मिली थी, वो उज़्बेक्स थे और अफगानी थे। बड़ा बेर पेशावर में PF बेस पे हमला हुआ था, उसके बाद जितने लोग वहां पे मारे गए थे उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो वो अफगानिस्तान के, उसमें पाकिस्तानी भी थे, उसमें अफगानिस्तानी थे, दीर के लोग थे और अफगानी लोग थे। जितने सुसाइड बॉम्बिंग होती है वो सारे पाकिस्तान के अंदर जो होते हैं वो सारे के सारे आपको अफगानी नजर आते हैं। अब पाकिस्तान ने जब उन्होंने अनरजिस्टर्ड अफगान महाजिन को भेजने की कोशिश की तो अमेरिका से 3 वफद ऊपर नीचे आ गए। अच्छा। उनकी इमिग्रेशन वाला आया, उनकी एक डायरेक्टर आई, उन्होंने कहा ये 25,000 लोग जो यहाँ रह रहे हैं लीगल, इनको हम अमेरिका में सेटल करना चाहते हैं तो आप इनको रिपेट्रिएट ना करें। अब जब तक कि अफगान महाजिन पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। हमारे यहाँ सेफ तंजीमों के इन तमाम तंजीमों के जो है दहशतगर्द तंजीमें जिसमें TT और जमातुल पंजाबी तालिबान है, इन सब के फैसिलिटेटर्स हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजन को बहुत जाहिलाना तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है।
इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है। एक इस्लाम, एक आयत है जो कहती है कि एक इंसान की जान का ज़िया पूरी उम्मत का ज़िया है, और एक आदमी की जान बचाना पूरी उम्मत की जान बचाने के बराबर। लेकिन ये जो दहशत गर्द है, ये इस्लाम की कोई और, क्योंकि ये ख्वारजीज है, ये वो ख्वारजीज है जिन्होंने हजरत अली को शहीद किया था। ये शिद्दत पसंद है, इनकी जो बड़े बड़े बाल होते हैं, इनकी 10 आइडेंटिफिकेशन दी हुई है रिलीजन में, कि इनके शलवारें ऊपर होंगी, इनके बाल लंबे लंबे होंगे, ये तशद्दुद पसंद होंगे, ये इस्लाम में बड़ा एग्रेसिव। तो ये वो लोग हैं। अब ये वहां पे मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर हक्कानी नेटवर्क के साथ जो अफिलिएशन चल रही है, वो चल रही है गुल बहादुर इस किस्म के लोगों की। वो उनको हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ से अभी भी सॉफ्टवेयर एरिया मौजूद है। जैसे अगर आप परसों जो चाइनीज इंजीनियर को जो टैकल हिट किया गया है, उसको अगर जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें इस चीज पे पहुंचना पड़ेगा कि वो वापडा के अंदर काम कर रहे थे, दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो इस्लामाबाद से जा रहे थे दासू। उनकी मूवमेंट की खबर किसने दहशतगर्द तंजीमों को दी कि जी ये दासू पे, तो इसका मतलब है कि वापडा के अंदर उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई फैसिलिटेटर मौजूद है। तो ये फैसिलिटेटर भी मौजूद, जिसकी वजह से आप देखती है कि अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और अमेरिकन इसलिए की सप्लाई की वजह से अभी जितने ऑपरेशन हुए हैं, इनके अंदर आप जितने इन्होंने दहशतगर्दी के हमले किए हैं, उसके अंदर आप देखिएगा कि नाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल हो रही है, थर्मल इमेजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, स्नाइपर राइफल अमेरिकन स्नाइपर राइफल इस्तेमाल, अमेरिकन एमुनिशन इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और ये अमेरिका ने जानबूझ के वो हथियार वह छोड़े थे, बिकॉज उनको, क्योंकि अमेरिका का भी एक एजेंडा है, और अमेरिका का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कांस्टेंट डिस्टेबलाइजेशन लानी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट। और इसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। एक वो अफगानिस्तान के अंदर सच, दूसरा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज किया, यानी एक हुकूमत थी, उसको, उस हुकूमत को ओवरटर्न करने के लिए, ओवरथ्रो, अमेरिकन एम्बेसडर ने उन तमाम लोगों से मुलाकातें की, राजा रियाज हो गया, जितने जो उस रिजीम चेंज के अंदर इन्वॉल्व थे, और उनको पैसे प्रोवाइड किए थे, करोड़ों रुपए के तौर पर उनको पैसे और ये टास्क किए गए। सईद आफरीदी साहब एक अमेरिका में एनर्जी एक्सपर्ट है जो होते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और उन्होंने उस आर्टिकल के ऊपर लिखा था कि जी मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, मेरी अमेरिकन जो वो है ऑफिशियल, उनसे डिस्कशन हुई है रिजीम चेंज के बारे में, और उस डिस्कशन के अंदर जो चीजें सामने आई हैं, उनसे पूछा कि मैं ये छाप दूं, उन्होंने कहा जी प्रिंट कर दूं, उन्होंने कहा जी हाँ कर दे। उन्होंने उसके अंदर लिखा था कि ये रिजीम चेंज, अमेरिकन जो सेटिस्फाइड नहीं थे विद द पीटीआई गवर्नमेंट, जो सेड वी मस्ट चेंज द रिजीम, इसके लिए अमेरिकन एम्बेसडर को टास्क किया गया। और उसके बाद जो चीज वो लिखते हैं अपने आर्टिकल में, वो कहते हैं अमेरिकन एनजीओस को इंस्ट्रक्ट कराया गया कि आप उन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जो रिजीम चेंज के खिलाफ खड़े हुए। तो वो उसका रिजल्ट आपने देख लिया जो रिजल्ट आया, और अमेरिकन आर फुल्ली इन्वॉल्वड। फिर अमेरिका की डिफेंस एनालिस्ट है डॉक्टर रिबेका, उन्होंने जो कुछ इंटरव्यू दिया था वो आपकी नजर से जरूर किया था। उन्होंने कहा था कि हम वी वर नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि पाकिस्तान जो यूक्रेन को जो सपोर्ट कर, रशिया को जो सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट यूक्रेन, और अमेरिका की बात नहीं मान रहा था, तो वी वर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये एक, तो ये चीजें हैं जो जिसकी वजह से हुआ। तो इस, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकाकार है जिससे अमेरिका जो है पाकिस्तान को इसलिए डिस्टेबलाइज रखता है कि स्ट्रेटेजिकली जब आप देखेंगे तो अमेरिका इज फेयरफुल ऑफ चाइना राइजिंग स्ट्रेंथ, उसमें वो इंडिया का यूज कर रहा है चाइना के खिलाफ, और इंडिया के साथ जो उसके माहदात हैं, जो उसके सिक्योरिटी माहदे हुए, जो उसके न्यूक्लियर माहदे हुए, जो उसके 20 साल का माहदा हुआ, जो उसके डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो बिल्ट एंड ऑपरेट किस्म के जो माहदे हो रहे हैं, बिकॉज चाइना जो है इट बिकमिंग, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन चाइना इज बिकमिंग अ राइजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर टू चैलेंज अमेरिका इन ऑल द फील्ड। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं, ये अफगानिस्तान की हुकूमत उनको स्पॉन्सर कर रही है। जितने होते हैं उसमें इस्तेमाल हमारे लोग हो रहे हैं, यानी वो लोग हो रहे हैं जो इन तंजीमों के मेंबर हैं, और ये सॉफ्टवेयर एरिया, इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि लोग, मैंने जाते होगा, तालीम इतनी नहीं है, तो वो रिलीजन को मुख्तलिफ नजरों से देखिए। आप जिस चीज को जिसको आप अपना वो करना चाहें, मिसडायरेक्ट करना चाहें, वो हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बेसिक मजहब की भी तालीम नहीं है और दुनियावी तालीम भी नहीं है। अब यानी आप अंदाज लगाइए कि 2020 में कोई जो टीटीपी के अटैक्स का जो एवरेज थी वो कोई तकरीबन 14.5% थी,
अच्छा। और 2022 में, क्या मैं अभी 23 की फिगर आनी है, ये 45.8% हो गई थी। ओह। और 2023 का अगर आप फिगर लगाएंगे तो कोई 70% तक की पहुंच गई। ओह उसके वाह। बाद जो है ना अपना एक ग्लोब, जो ये तमाम की तमाम फिगर्स हैं, क्या है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर है जो इन चीजों के फिगर्स को ट्रैक कर। ट्रैक करता है। और ये जो थे ना अपना टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में, दे हैव इंक्रीज बाई 60%। ये ओह। 2022 के मिडल की एंड की रिपोर्ट है। और जो सुसाइड अटैक्स थे वो 500% ज्यादा हो गए। ओह वाह। तो ये जो पाकिस्तान जो है, हालांकि अभी भी आपने, पाकिस्तान अफगानियों की मदद करना चाहता है, यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान में लोगों ने शुक्र अदा किया था कि अमेरिकन दफा हो गए अफगानिस्तान से। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की पीठ पे छुरा घोंपा है। यूक्रेन का एक नेशनल कैरेक्टर भी है जी। कि जो इनका एहसान करता है ये उसको पीछे से जरूर मारते हैं। आज हम्म। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने जितने अफगान महाजरीन को पनाह दी, आपको पता है हाँ कितने जी, अफगान, बिल्कुल। और उन जी। अफगान महाजिर की वजह से पाकिस्तान के अंदर बेताशा क्राइम आए। पाकिस्तान में क्लैशनकोव कल्चर आया। एक टाइम था पाकिस्तान में क्लैशनकोव जो है वो किराए पे मिल जाया करती थी सुराब गोट कराची में। आपके अंदर नारकोटिक्स का कल्चर आया, जी। नारकोटिक्स वहां से लेके आए। यहाँ पे एक हथौड़ा ग्रुप हुआ था, एक जमाने में शुरू हुआ था, लोग हथौड़ों से आके लोगों को मार जाया करते, वो सारे अफगानी थे। यहाँ हम्म। पे मोरालिटी के क्राइम्स आए, हम्म। औरतों के क्राइम्स आए, बच्चियों के क्राइम्स आए, उसमें ये इन्वॉल्व हुए। पाकिस्तान ने इतना ज्यादा, लेकिन इसका एहसास इन तालिबान की हुकूमत को नहीं, क्योंकि इनकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंटरप्रिटेशन है एक मजहब की। अब हम्म। इनका परसों आपने स्टेटमेंट सुनी है कि हम औरतों को जो है फ्लॉग करेंगे और वो करेंगे लेडीज को। हालांकि मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर कहीं ये कह गया कि आप औरतों को मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं कर सकते। कहीं भी नहीं। टीचिंग में हो सकती हैं, नर्सेज में हो सकती हैं, जी। एजुकेशन में हो सकती हैं, गवर्नमेंटल लेवल पे हो सकती हैं। कहाँ रोका बिल्कुल। गया औरतों को पार्टिसिपेट करने? हाँ, मोडेस्टी एक चीज है जिसका इस्लाम कहता है, वो बल्कि हर रिलीजन कहता है। हर रिलीजन कहता है जी। पुराने जमाने में जो अपना बरतानिया की तारीख देखे, वहां पे जो औरतें होती थी उन्होंने ड्रेस किस तरह पहना होता, नन्स जी। को आप क्या पहनाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये कौन से मजहब की तारीफ को लेके आ रहे हैं कि हम फ्लॉग करेंगे और ये करेंगे और बच्चियों को पर्दे नहीं देंगे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, क्योंकि दे आर बेसिकली टेररिस्ट। ये हम्म। दहशत गर्दी को प्रीच करते हैं, दहशत गर्दी के जरिए हुकूमत करना चाहते हैं, हाई हैंडेडनेस के जरिए चीजों को कंट्रोल करना। जो मजहब में भी हाई हैंडेडनेस के जरिए चीजों को कंट्रोल करने की बात नहीं की गई। जी। आपने सॉफ्टवेयर तरीके से लोगों को कन्विंस करना होता है। किसी को बिल्कुल। आपने मतलब जो रसूल करीम पीस बी अपॉन ने इस्लाम फैलाया, आपने क्या तरगीब, किस तरह तरगीब? तो बात यह है कि ये कल्चर है अफगानिस्तान के अंदर, वो कल्चर इफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, और जिसकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन, हालांकि पाकिस्तान का जो परसों जो है आपकी नजर से गुजरा होगा, ट्रेड वफ्द जो है वो अफगानिस्तान गया हुआ था। जी। जी। और पाकिस्तान ने उनकी वो बातें मान ली हैं जो बातें कभी नहीं मानने से, जिन बातों से पाकिस्तान को नुकसान होगा। यानी उनका ये अफगान ड्राइवर बगैर परमिट के, बगैर लाइसेंस के पाकिस्तान आ सकते हैं। अब वो अफगान ड्राइवर आएंगे, साथ वो क्लैशनकोव लेके आएंगे, साथ वो डब्बों में छुपा के हीरोइन लेके आएंगे, नशे की चीजें लेके आएंगे। उनका पासपोर्ट तो उनका है नहीं, दे हैव नो आइडेंटिफिकेशन। तो इस खिता के पाकिस्तान, और जंग के दौरान भी पाकिस्तानियों में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अफगान ट्रेड का जो मामला है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, वो कभी बंद नहीं हुई है। क्योंकि कराची में जो माल होता है वो अफगानिस्तान जाता है पाकिस्तान के थ्रू। उसका पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि वो जो अफगानिस्तान माल जाता है वो वापस होकर पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट में आ जाता है। जी। उसके अंदर कोई ड्यूटी पे नहीं हुई होती, कोई पैसा, जिसका पाकिस्तान की ट्रेड को नुकसान है। अब पाकिस्तान ने उसको पाबंदी लगाई, उन्होंने एनालाइज किया और कई बात चीजें ऐसी हैं जो अफगानिस्तान में जरूरत नहीं है, लेकिन वो बड़ी बल्क में पाकिस्तान अफगानिस्तान में उनके ऑर्डर जा रहे हैं, तो वो अफगानिस्तान में कंज्यूम नहीं होती, तो वो कहाँ आती है? वो वापस जी। पाकिस्तान में आती है। अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में आज डॉलर 300 रुपया और अफगानिस्तान में 100 रुपया। वाह। अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में जो है वो आटा जो है वो 1,000 रुपए, क्योंकि आधा आटा स्मगल होके, हमारी हुकूमतों की बदनीयती की वजह से। इसमें अफगानिस्तान का कसूर नहीं है, कसूर इसमें नहीं। हमारी हुकूमतों की बदनीयती, करप्शन, और हमारे ऑफिशियल्स की बदनीयती, करप्शन, हमारे डिपार्टमेंट्स की बदनीयती और करप्शन शामिल है, जिसकी वजह से चीजें स्मगल होकर चीनी आटा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग सफर करते। और इस दहशत गर्दी की वजह से जो कुछ पाकिस्तान में
तबाही हो रही है, उसने तो पाकिस्तान को बड़ी प्रिकरेशन से, अभी कल ही अफगान में अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी चाइना शायद दासू से अपने इंजीनियर वापस बुला ले, चाइनीज कंपनी शायद काम ना करे। तो आप कहना चाइना इज वन ऑफ द लीडर इन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और ये दासू आया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से है, इससे कोई 21,244 मेगावाट बिजली आपको मिलनी है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज चीपर इलेक्ट्रिसिटी, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है दासू जो जी है, जिसपे कम खर्चा आता है। इससे जी 74 किलोमीटर नीचे जो है वो दियामीर भाषा डैम बन रहा है। तो अगर वहां से चाइनीज, क्योंकि देखे ना चाइनीज पे एक हमला हुआ, दूसरा हमला हुआ जिसमें जी। अफगानी शामिल हैं। अब अगर अच्छा। उनकी हुकूमत तो कहती है कि जी चले हम रेजिलियंट हैं और पाकिस्तान, लेकिन ये देखिए ना, अगर जो लोग, जिनके लोग शहीद मारे हाँ गए हैं, उनकी फैमिलीज अगर अब चाइना में खड़ी हो जाती हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं कि पाकिस्तान से प्रोजेक्ट वापस करो, तो आप मुझे बताइए कि क्या, हालांकि इस वक्त भी अफगानियों ने दे हैव स्टैब्ड पाकिस्तान इन द बैक, बिकॉज चाइनीज जो है वो काम कर रहे हैं इकोनॉमिक, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कार्य कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। जी। अफगानिस्तान में इवन तेल निकालने के लिए चाइनीज कंपनियां काम कर रही है 60-40 के प्रोजेक्ट। एमक माइंस हैं जहाँ लिथियम की ब्लैक गोल्ड जिसको उसके अंदर चाइनीज काम कर रहे हैं, उन्होंने उसके वो चाइनीज ही को ही मार देते हैं। हाँ पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान चाइना के खिलाफ खराब रहा, क्योंकि सीआईए चाहती है, अमेरिका चाहता है कि सी पैक ना बने, सी पैक ना बनने के लिए वो यूज कर रहे हैं इस किस्म के दहशतगर्दों को। जी तो जी। ये हालात हैं आजकल पाकिस्तान में, जिसके जरिए मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है, अब ये बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान हुकूमत की दो की पॉलिसी की वजह से, जो हथियार वो बेच रहे हैं, और वो हथियार बेच रहे हैं। मैं एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरे जहन से निकल गया नाम, नहीं तो मैं आपको बताता, मैं कोट भी कर दूंगा आपको। उनकी एक आर्टिकल आया था फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, तक उन्होंने लिखा था कि अफगान, उसका हेडिंग ये थी कि अफगान तालिबान आर न्यू वेपन स्मगलर इन द रीजन। ओ। उन्होंने कहा था अफगानिस्तान में सड़कों के किनारे जिस तरह वो नहीं होता, दो डंडे लगा के ऊपर कपड़ा लगा के और कोई चीज अच्छा। बेच रहे थे, इस तरह ये शॉप्स लगा के वहां पे हथियार सेल किए जा रहे हैं। ओ वाह। इट इज बिकॉज ऑफ दैट अफगानिस्तान हुकूमत, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इजाफा। हाँ, हम इससे मुबर्रा नहीं हो सकते अपनी गलतियों से, हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, बिक रहे हैं, उनको रिक्रूट किया जा रहा है, वो प्लानर हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर एरियाज हैं, इसलिए यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। यहाँ बहुत सारे ट्राइब्स के लीडर हैं जो इन्वॉल्व हैं दहशतगर्दी में, जो पाकिस्तान भी बैठते हैं, वो दावर टाइप लोग जो अफगानिस्तान जाते हैं, तो वहां से अफगानिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ उससे मिल रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के इलेक्टेड मेंबर हैं, वजीर हैं, और वही दहशतगर्दी के अंदर उनके ट्राइब्स इन्वॉल्व, एंड दे नो व्हाट वेयर द दहशतगर्दी इज गोइंग ऑन। इट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। कुछ हमारी वीक पॉलिसी है, कुछ हमें जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी हुकूमत को बनानी चाहिए, अभी तक वो हमने नहीं देखी। जब जब एपीएस का वाकया हुआ था, तो एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो जी रिएक्टिव नेशनल एक्शन प्लान, उसके अंदर विल शामिल नहीं थी नवाज शरीफ एंड पार्टी की। वो चूंकि इतने जी। बच्चे शहीद हो गए थे और डिमांड थी, तो एक प्लान बना दिया। लेकिन उस इलेक्शन प्लान की दो किस्तों पे भी, दो क्लॉजेस के भी इम्प्लीमेंट हुआ, तो गवर्नमेंट कमिटेड नहीं थी इसको बनाने में। दे इवन डिड नॉट वांट टू पोस्ट ए डायरेक्टर ऑफ नेक्टा। उन्होंने जी जी। उसको नवाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान पूरे साल में, 2 साल में उन्होंने उनको रिसोर्सेज तक नहीं दिए। यानी उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे एक तारिक परवेज साहब, वो कहते हैं कि जी मेरे से ऑस्ट्रेलिया के कहा का डेलीगेशन मेरे दफ्तर में मिलने आया तो बेहोश हो गया, क्योंकि मेरे दफ्तर में एसी नहीं लगा हुआ। तो ये अब काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी जो बनेगी, उसके अंदर देखिए ना, आर्मी ने एक अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी बना ली, जो आर्मी जी हमेशा जिसके जरिए लड़ रही है, और बड़े वेलियंट तरीके से, बड़े जी। बहादुर तरीके से, आप यकीन करें हमारे लोग लड़ रहे हैं। जब शहादतें होती है, आप ये देख में नीचे वाले जवान नहीं होते, उसके अंदर ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं, क्योंकि तमाम रैंक्स एंड फाइल अप फ्रंट होके इस दहशतगर्दी की जंग से लड़ रहे हैं। अभी भी मैंने आपको एक लेफ्टिनेंट कर्नल को शहीद हुए, वो ऑपरेशन स्ट्रेटेजी में आर्मी आईबीओ भी करती है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करती है। उस चीज में जो है आर्मी जो है वो लोगों को डिटेन जाके जो है वो सराउंड भी करती है, एरिया को सैनिटाइज भी करती है। लेकिन ये छुपा हुआ दुश्मन होता है, इसके खिलाफ लड़ना उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होता जब तक हुकूमत, अवाम और फौज एक पेज पे होकर शामिल ना हो। अब हुकूमत तो करती है बाजारी काम, मतलब है जैसे वो हमला हुआ पिशावर के अंदर, उसमें शहबाज शरीफ था वो, जिसमें आपको याद है पुलिस वाले बेचारे शहीद हुए थे, 100 से ज्यादा पुलिस वाले शहीद हुए थे।
पुलिस हेड का, वहां पे जी स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर की, जी हमारा जीरो एरर सिंड्रोम है। वो एक दिन स्टेटमेंट आई, उसके बाद पूरी की पूरी हुकूमत उस चीज को भूल गई, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनके बच्चे नहीं मर रहे हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड के जी बच्चे मरते हुए बच्चे। पॉलिटिकल लीडरशिप इज एब्सोल्युटली नॉट बॉदर्ड। ये उनके कॉन्डक्ट देख के मैं बाहर आ कह रहा हूँ, जी उनको बाहर बाहर पुश किया, लेकिन आई एम सॉरी, डज नॉट हैव दैट विजन। जी ये वो इसका चीजें हमारी वीकनेसेस में, हमारी पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव। और हालांकि जब आप लड़े, आप यहाँ जब फौज ने, आपको याद है नॉर्थ पाकिस्तान में ऑपरेशन किया था, तो कितना कमिटेड ऑपरेशन था। इवन आर्मी ऑफ जनरल रहीफ शरीफ तक उसको लीड कर रहे थे, और फिर आपने पूरे का पूरा जो दहशतगर्दी का स्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया, और फिर एक तरह से पाकिस्तान में अमन आ गया। लेकिन फिर हमारे यहाँ गलत पॉलिसी, में कहूँ इमरान खान साहब की पॉलिसी गलत थी कि जी हम दहशतगर्दों से बात करेंगे। और भाई दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती। दहशतगर्द चोर से आप बात करेंगे कि चोरी ना करो, डाकू से बात करेंगे, डाकू का कोई लीडर होता है? उसमें क्या हुआ, उन ग्रुप्स को जो है वो रिस्पाइट मिल गया, दे रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ। दूसरी बात ये, अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की हुकूमत, उन्होंने पहला काम ये किया कि जितने दहशतगर्द जो वहां पे पकड़े हुए थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, वो बाहर आ गए, वो रीऑर्गेनाइज हो गए। पाकिस्तान ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, वो लल पीरियड आ गया, उसके अंदर उन्होंने अपने आप को इकट्ठ किया। आपको पता है नूरिस्तान में एक टाइम में वो मंगल बाग रहता था, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बाजोड़ बाड़ा में और तमाम दहशतगर्दियों में, किडनैप और सब में वो इन्वॉल्व था। फिर उसको बाद टारगेट किया गया, और इस तरह बेताशा लोग थे जो वो रीऑर्गेनाइज हो गए, उनके साथ जब वो जेलों से छूटे वो जाके मिल गए। तो बात ये तमाम ऐसे वो एलिमेंट्स है या वो इंडिकेटर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का अफरियत जो है वो दोबारा रीसर्फेस कर रहा है। अब अल्लाह करे कि हम इससे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लड़ना पड़ेगा, अपने ऑपरेशन का स्केल बढ़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ानी पड़ेगी, इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये चीजें हो रही हैं, लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारी प्लानिंग अफगानिस्तान के अंदर से होती है, तो हमारी एजेंसीज को भी बहुत सारे हैंडीकैप्स आ जाते जी हैं। लेकिन आपकी आपकी दहशतगर्द अगर ठीक कनेक्शन कोई मेरा ख्याल खराब हो रहा है अभी थोड़ा सा। सर जो मैंने आपकी ये सारी बात आपने सारा, थैंक यू सो मच दैट यू हैव एलैबोरेटेड रियली वेल, और सब चीज़ें मेरा ख्याल है हमारे सुनने वालों को एग्जैक्टली समझ आई होगी कि ये सारी क्या गेम चल रही है। जैसे आपने बताया कि CIA, मोसाद, रा, America, all are involved in it, and people from inside Pakistan and from Afghanistan are being used to do this terrorism. सर मैं और आपकी बातों से मैंने ये असेस किया है, अस्यूम किया है कि हमें पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है वो हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, एंड मतलब आर्मी और हमारी जो हुकूमत होती है उसकी भी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो सर इन सारे हालात में करेक्टिव मेजर्स आप क्या समझते हैं, क्या लिए जा सकते हैं? और दूसरा ये है कि देखें अब ये दोबारा से वो लोग, जैसे आपने जिक्र किया नवाज शरीफ का, कि उन लोगों की हुकूमतों और शहबाज शरीफ का, कि भाई क्या इंटेंशंस थी उनकी, उनको दोबारा से जिस भी वे में लाया गया है। अब देखें आपने कहा कि लोग जो होते हैं पीपल ऑफ द कंट्री, और जो गवर्नमेंट होती है और उसके जो डिफेंस इदारे हैं, सारे मिल के इसको ऐसी जो टेररिज्म है उसको कम्बैट करते हैं। तो अब देखें वही लोग जिन्होंने मतलब खराबी ही की है पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू यू टोल्ड मी अबाउट द गवर्नमेंट्स, तो अब दोबारा से वो गवर्नमेंट में हैं, करप्शन केसेस उनके वॉश्ड आउट हो गए, फ्री हैंड टू करप्ट, और पाक इकोनॉमी जो है वो भी आपने जिक्र किया कि बहुत बुरे हालात में है। डिफेंस हमारा जो है वो स्टेक पे, ऑब्वियसली ऑल दोज थिंग्स विल हैपन। हमारे देखें ऑफिसर जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं। तो को क्या फ्यूचर पॉलिसी आप समझते हैं, किस तरह पाकिस्तान इन सब से, आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स, एज आई गॉट ऑल द गुड एलैबोरेशन फ्रॉम यू। तो इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं किस तरह से स्टेबिलिटी आएगी, और कैसे हम इन गवर्नमेंट से और इनसे गेट रीड करेंगे, क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, और आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन नेक्स्ट 6 months? लेट्स सी। असल में जो चीज होनी थी वो तो अब हो चुकी है। यानी
तो हुकूमत बना दी गई। अब इसके ऊपर सवालात, तो मैंने कहा यानी आप हर को बड़ी तो नहीं, क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग रेज्ड बाय द पीपल, देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग रेज्ड बाय द मीडिया, देयर आर क्वेश्चन व्हिच इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी यहाँ बने हैं जिनके अंदर बहुत सारे केसेस जाने हैं। अब इस वक्त जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इसी कंडीशन को देखते हुए एक यहाँ पे फैसिलिटेशन कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर जो टॉप नॉचेस हैं, जिसमें जो आर्मी ने लीड की थी, उसमें आर्मी अपना SFIC जो थी, उसका प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जिसमें हमारी सारी ज़मीनें हैं जो एग्रीकल्चर के तौर पे पड़ी। यहाँ एक आपको याद है कि सऊदी अरब ने कहा था कि जी मैं यहाँ पे एक रिफाइनरी लगाऊंगा, ऑयल रिफाइनरी लगेगी। फिर उसके साथ साथ अभी रिसेंटली एनिमल फॉडर के लिए प्रोजेक्ट, शायद बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो साइन किया गया। दूसरी बात यह है कि अगर चले ये अब हुकूमत आ गई है, माजी तो इनका मैंने आपको बता दिया ना, माजी आप चेंज तो नहीं कर सकते ना। माजी तो एक रिटर्न ऑन वॉल होता है, वो किताबों में आ गया कि PDM ने 15 महीने में मुल्क को किस तरह तबाह किया और कहाँ ये डॉलर की प्राइस ले गए, कहाँ इसहाक डार ने इस मुल्क की मीशत को बेचा। ये तो अब किताबों में आ गया, तारीख का हिस्सा बन चुका। अब आने वाले दिनों में अगर हम इसी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मतलब आर्मी भी चाह रही है कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जरिए को पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको बेहतर किया जाए। अच्छा। उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म मैयर्स चाहिए। लॉन्ग टर्म मैयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, जो कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट होंगी, कुछ बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। वो फॉरेन DFI डायरेक्ट FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। शॉर्ट टर्म मैयर्स में जरूरत इस समर की है कि एक तो करप्शन पे काबू किया जाए, दूसरा आप जो है नॉन डेवलपमेंट चीजें देखिए। IMF की एक रिपोर्ट क्या कहती है, आप उठा के पढ़े, एक मेरे अब जहन में वो रिपोर्ट याद दी है, एक फाफन ने कि किसी ने रिपोर्ट बताई थी जिसमें उन्होंने खतरनाक हद तक ये बताया था कि पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंडिचर है ना, दैट इज वन ऑफ द मेन हर्डल ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। जी। यानी जो आप लोगों के जो आपकी टॉप नॉचेज हैं, उनके बिल पे करने में, उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने में, उनके टेलीफोन के बिल पे करने में, उनकी पेट्रोल के बिल पे करने में, उनकी गाड़ियों के ऊपर एक ब्यूरोक्रेट है उसने 11-11 गाड़ियां घर पे रखी हुई है, एक वजीर है वो 20-20 गाड़ियां घर पे रखता है, उस तमाम का खर्चा जो है हुकूमत बर्दाश्त करती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की गाड़ियां, उनका अंदाजा लगा लें। जो टेलीफोन अभी आपने हुकूमत बनी नहीं है तो उनकी जो मराहत हैं उनके में इजाफा किया है। आपके पुराने जो अपना सेनेट के चेयरमैन थे, जो उन्होंने एक बिल पास किया था, सिर्फ उन्होंने उसमें यह नहीं लिखा था कि मेरी खबर के ऊपर भी दो, मरने के बाद हमारी फैमिली के किसी बंदे की खबर पे ओह। भी 2 गार्ड, उसके अलावा उन्होंने सारा कुछ कह दिया था कि जी हाँ मुझे जी। 16 गार्ड दिए जाएंगे, तो हम अपना फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में अब ट्रेवल करेंगे। अभी हुकूमत नहीं आई है तो फैसिलिटीज को मॉडिफाई कर। ये जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, आई विश पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये हुकूमत उसको कंट्रोल करे शॉर्ट टर्म। यू वन शुड हैव अ स्मॉल कैबिनेट। जी। यानी जब पाकिस्तान का फिर वही बात है ना, आपको चीज़ को कोट करना पड़ता है जानबूझ के नहीं, लेकिन वो चीज़ें जो है वो एजुकेशन के लिए कोट कि पाकिस्तान का PDM की गवर्नमेंट में आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व was $3 बिलियन और 100 वजीरों की फौज थी। जी। अब एक वजीर जो है आपको पता है वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, पुलिस की गार्ड इस्तेमाल करता है, गार्ड के जी। लिए गाड़ियां 4-4 इस्तेमाल करता है, पेट्रोल बेतहाशा तरीके से इस्तेमाल करता है, कोई लिमिट नहीं होती पेट्रोल की। उसके बाद जो उसका खर्चा होता है रहने का, वो लॉजेस में, और वो बिल नहीं पे करते, उसके अभी बहुत सारे लोगों के बिल पेंडिंग है। तो ये इस तरह करके कुछ ऐसी आउट ऑफ दी वे काम, क्योंकि गवर्नमेंट तो अब बन गई, अब हम क्या करें। जो चले लोग ये कहते हैं कि चलो यही गवर्नमेंट डिलीवर कर दे, यही गवर्नमेंट डिलीवर कर दे, अपना माजी का दाग यही गवर्नमेंट मिटा ले। तो अगर तो वो चीजें इन्होंने रियलिस्टिकली की। जी। और एक आप अब कल मैं ये पिछली जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर पाकिस्तान में जो होती है मंथली, उनमें उन्होंने ये इस बात का इरादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम बड़े मास स्केल ऑपरेशन करके दोबारा इस स्कोप को बढ़ाएंगे और जी। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाएगा। वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को एक्सपेंड करने की जरूरत है।
आपको अपनी कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी एक दूसरे से क्रिएट करने की जरूरत है। फिर मैं आपसे अर्ज करूँ कि चाइना एक मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ हर मतलब है उसमें खड़ा होता है मुश्किल वक्त में। हम उसके साथ बहुत सारे ज्वाइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। GF-17 थर्ड है, जो दुनिया के स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनाया। अभी हैदर टैंक है एक, वो रोल आउट हुआ है। फिर आपके सोशल सेक्टर में चाइना के साथ बहुत काम हो रहा है। आपके इकोनॉमिक जोन जो बन रहे हैं उनके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। जैसे दासू का आपने देखा, 2-3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर चाइनीज के साथ मिलकर काम, जो रियली अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आए तो वो आपके ज़राअत में और आपकी इंडस्ट्री में बहुत फायदा पहुंचा। तो उन चीज़ों को, उन स्कोप को बढ़ाने की जरूरत है। और इस तमाम के लिए हमको एक बड़ी रिजिलियंट लीडरशिप चाहिए। जी। अब उसको देखिए ना, आर्मी तो साथ खड़ी हुई है, हाँ जी। मतलब फौज जो है वो चाह रही है कि आप सपोर्ट प्रोवाइड करें हुकूमत को, ताकि और ये एक अच्छी बात है कि आपको दरमियान में एक दूसरे से क्लैश नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब उसके उसके फैसले जो है वो तो, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, वो तो हुकूमत हर वक्त तो आप उसको वो फीड इन नहीं मिल सकती ना बच्चों की तरह। यानी अभी पाकिस्तान में एक इशू हुआ पिछले दिनों, एक आज चीमा साहब हैं, उनके बच्चों की HSN में फीस माफ करने के लिए गवर्नर ने वो पूरी दुनिया में वो चला। अब ये इसमें आर्मी क्या करेगी जब आप फैसले ही गलत करेंगे? गवर्नर तक लोग जो है वो इस चीज में पॉलिटिकल माइलेज के लिए इन्वॉल्व हो जाए, तो आप मुझे बताएं। तो ये साफ काम करना है पॉलिटिकल लीडरशिप। मैं दुआ करता हूँ कि इनके अंदर कुछ अकल आए, ताकि हम अब किसी, मुझे मेरा जो कंसर्न है, अब हम किसी कन्फ्रंटेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान बहुत बहुत नाजुक दराए पे लिटरली खड़ा हुआ, हर दफा वैसे खड़ा होता है, लेकिन इस दफा तो इकोनॉमी के हिसाब से और दहशतगर्दी के हिसाब से दोनों चीजें जो एक बॉयलर के तौर पे सामने आ रही। तो चले यही कुछ अक्ल आ जाए, क्योंकि अमेरिका ने भी कल, बाइडन का भी शहबाज शरीफ को खत आ गया है और बयान किया है। दो बाइडन जो है वो तो गॉन केस है। आई डोंट थिंक सो इज गोइंग टू विन एन इलेक्शन। जी तो जो जी ट्रम्प की स्टैंडिंग, ग्राफ पढ़ रहा था उस, बाकी आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी क्योंकि जी आप अमेरिका के ज्यादा नजदीक रह रही हैं। जी तो जी। वो इज उसका नॉट खत तो विनिंग आया द। है। तो अमेरिकन को पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करना बंद कर दें, इस हुकूमत को, इस मुल्क को चलने दें, तो हो सकता है हमारे हालात जो है बेहतर हो जाए। जी, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है ना कि पीपल ऑफ पाकिस्तान आर आल्सो स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, दे वोटेड अगेंस्ट इट। और अब ये जो फोर्स कर की गई है, अल्लाह करे कोई चेंज आए, अच्छी चेंज आए पाकिस्तान के लिए। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान कोई बेटर सिचुएशन में जाए। और क्योंकि बाहर से भी इतना कुछ अफगानिस्तान से, इंडिया से, हर तरफ से पाकिस्तान इज सफरिंग, और इनसाइड पाकिस्तान हमें चलें और कुछ नहीं तो आपस में ही ठीक रहें ये लोग। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से इस सब के ऊपर बोला। और मेरा ख्याल है कि मेरे नाजरीन को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई कि पाकिस्तान में जिनमें कोई अक्ल शऊर समझ बूझ है, वो एब्सोल्युटली इससे बहुत कुछ उन्हें बड़ा नॉलेज होगा कि क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस की राह पर चले। आपका एनालिसिस जो है वो बहुत बेस्ट एनालिसिस था। तो वी विल कीप ऑन डूइंग दीज प्रोग्राम्स ऑन द current situations, what's happening in Pakistan and globally as well. And obviously अमेरिका में भी चेंज होने वाली है गवर्नमेंट, तो it will be good to talk about all those topics, sir. Thank you so much. इंशाल्लाह फिर से बात होगी। थैंक यू पाकिस्तान। हमारी ये थैंक यू बात, वेरी मच। जी, हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद, और एक्स पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी जिंदाबाद। थैंक यू सर, गॉड विद यू ऑलवेज। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, आप बहुत बिजी हैं और आपने वक्त दिया और बहुत अच्छी तरह सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया विद रेफरेंसेस एंड विद ऑल योर नॉलेज एक्सपीरियंस। सो शुक्रिया पाकिस्तान हमारी बातचीत सुनने के लिए। हम इसी तरह सर सैयद गजनफर अली जो हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर, इनको हम दावत देते रहेंगे यहाँ, ताकि ये अपना एनालिसिस करंट सिचुएशंस के ऊपर बताते रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम।